स्वागत दोस्तों, आगे के सामने मोदी के सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है दोस्तों। जोरदार तरीके का हो रहा है बवाल। बताएंगे कहां पर पूरे राज्य को बंद करने के लिए सड़कों पर लोग उतर आए हैं। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां एक और राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की बनेगी सरकार। बताएंगे पोल ट्रैकर के सर्वे में यह दावा किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी के सदन में भाषण देने नहीं आने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। बताएंगे क्यों महिला सांसदों से डर गए प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों। इसके बाद स्पीकर ने आकर स्पष्टीकरण देते हुए मुद्दे को ढकने की कोशिश की है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मणिपुर बीजेपी के बस की बात नहीं है संभालना, और मणिपुर के अंदर अभी भी बीजेपी से शांति की उम्मीद करना अपने आप में एक धोखा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताकर चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मणिपुर के अंदर विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है दोस्तों। ऐसे में सत्र के नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के शपथ के एक दिन के बाद बुलाए गए सत्र के दौरान जोरदार तरीके के हंगामे की जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि कुकी जो समुदाय के लोगों ने मणिपुर भवन के बाहर जोरदार तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन किया, और मणिपुर के अंदर ज्वाइंट फोरम फॉर 7 यानी कुकी समुदाय के सभी लोगों के एक सबसे बड़े फोरम की ओर से पूरे प्रदेश भर के अंदर कुकी इलाकों के अंदर बंद कर दिया गया दोस्तों। हर जगह पर केवल बंदी बंद नजर आता। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगातार विरोध जारी रहा और बंद व्यापक स्तर पर देखने को मिला। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह दिमाग लगा रहे थे कि कुकी समुदाय के एक नेता जो बीजेपी के विधायक है दोस्तों नेमचा किपगेन, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और बीजेपी को लग रहा था कि अगर कुकी समुदाय से आने वाले व्यक्ति नेमचा किपगेन को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसे कुकी समुदाय के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन कुकी समुदाय के लोगों ने कहा कि नेमचा उप मुख्यमंत्री बनने से पहले मणिपुर के अंदर एन बीरेन सिंह सरकार में मंत्री के पोस्ट पर काम कर रहे थे, यानी एन बीरेन सिंह की सरकार में सामाजिक कल्याण और सहकारिता, वाणिज्य और उद्योग और वस्त्र विभाग से जुड़े हुए थे, यानी बड़े मंत्री के तौर पर जाने जाते थे। उस समय में कुकी समुदाय के लोगों के साथ में इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ दोस्तों, इतनी बड़ी हिंसा हुई और दो समुदाय आपस में भिड़ गए, जिसमें कुकी समुदाय को सबसे ज्यादा परेशान किया गया। सबसे ज्यादा कुकी समुदाय के इलाकों के अंदर हिंसा देखने को मिली दोस्तों। इसके बाद नेमचा को वापस से उप मुख्यमंत्री बनाना, उस नेमचा को उप मुख्यमंत्री बनाना जिनके रहते हुए कुकी समुदाय के ऊपर अत्याचार हुआ था, इसका पुरजोर तरीके से विरोध शुरू हो चुका है दोस्तों। आपको बता दें कि नेमचा के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मणिपुर के कुकी बाहुल्य कांगपोकपी जिले के अंदर पूरी रात प्रदर्शन हुआ दोस्तों, और लाइमोखोंग के पास प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आकर टायर जलाकर विरोध जताया। कुछ कुकी समुदाय के लोगों ने विधायकों को, यानी जितने भी कुकी समुदाय के विधायक हैं, उनको सरकार गठन से दूर रहने के लिए बोला गया है। साफ तौर पर बोला गया कि अगर कुकी समुदाय का समर्थन आप लोगों को चाहिए, विधायक को चाहिए, तो बीजेपी को सपोर्ट मत करिए। सरकार गठन में भाजपा का सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। युमनाम खेमचंद बीरेन सिंह सरकार के करीबी है दोस्तों, और उनको अब राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लेकिन वो एन बीरेन सिंह के काफी करीबी है, इसीलिए मैतेई समुदाय के लोगों में भी गुस्सा है दोस्तों, और कुकी समुदाय के लोग तो पहले से ही विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मामला अभी और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसे एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी कि मणिपुर के अंदर कुकी समुदाय के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाकर समाज के लोगों को साथ में जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कुकी समुदाय से आते जरूर है, लेकिन समाज के अंदर उनकी कोई पकड़ नहीं है और समाज में उनकी कोई चर्चा नहीं है, बल्कि समाज के लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। और बीजेपी का उप मुख्यमंत्री अगर शपथ ले रहा है दोस्तों, और जिस समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए शपथ ले रहा है, उसी समुदाय के इलाके के अंदर अगर पूरे दिन बंद बुलाया जाता है और सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि बीजेपी की मणिपुर के अंदर कुकी समुदाय को साथ में जोड़ने की रणनीति धीरे धीरे करके फेल होती जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि राज्य में दोबारा से चुनाव होने चाहिए और नई सरकार गठन होगा, तभी जाकर हर समुदाय का विश्वास उस सरकार के प्रति बढ़ेगा और समाज एक बार फिर से एकजुट हो सकता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर संसद के अंदर हमला हो सकता था, क्योंकि विपक्ष की महिला सांसद नरेंद्र मोदी जहां बैठते हैं, जिस कुर्सी पर बैठते हैं, उस कुर्सी के आसपास बैनर लेकर पहुंच गई थी और विपक्ष के महिला सांसदों ने विरोध किया। तो बीजेपी के लोग डरकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर हमला होने वाला था, जबकि नरेंद्र मोदी हिम्मत नहीं जुटा पाए विपक्ष की महिलाओं के सवाल को लेकर दोस्तों, यानी जो महिला सांसद सवाल पूछ रही थी उनका जवाब देने की जगह नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए नहीं आए। इसके बाद स्पीकर को भेजकर मामले पर जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के समर्थकों की ओर से दो तस्वीरें शेयर की गई है दोस्तों। एक तस्वीर है डॉक्टर मनमोहन सिंह की 2004 के आसपास की ये तस्वीर है दोस्तों, जब मनमोहन सिंह भाषण दे रहे हैं और भाजपा वाले एकदम मुंह के सामने आकर प्रदर्शन करते हुए उनके भाषण को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी तो महिला सांसदों के विरोध के दौर में, विरोध के टाइम में संसद के अंदर भी मौजूद नहीं थे। तो नरेंद्र मोदी को कैसे खतरा हो गया, इसका जवाब बीजेपी वालों को देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि जो कांड बीजेपी वाले विपक्ष में रहकर करते थे, उस तरीके का कांड अगर उसका 10% भी अभी का विपक्ष करने लगे दोस्तों, तो बीजेपी वाले सदन के अंदर दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा बवाल काटा था और
बीजेपी वालों को नैतिकता के आधार पर किसी को ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, पहले उनको अपने 2004 के वीडियो में देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बयान देने से रोकने के लिए उनके मुंह के पास आकर विरोध करना शुरू किया था और एक तरीके से दोस्तों एकदम करीब पहुंच गए थे। तब मनमोहन सिंह ने रोते हुए ये नहीं बोला कि मेरी जान को खतरा था, मुझे परेशान किया गया, मैं पूरी तरीके से डर गया था और सिंपैथी बटोरने नहीं लगे जैसा कि कुछ लोग आजकल कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि यही जमीन आसमान का अंतर होता है कि नेता और एक एक्टर के बीच में, नेता जल्दी झुका नहीं है, जबकि कुछ एक्टर जो होते हैं दोस्तों वो छोटी छोटी बातों को लेकर दावा करने लगते हैं कि उनकी जान को ही खतरा हो गया था और सहानुभूतियां बटोरने लगते हैं। इसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केरल के अंदर किसकी सरकार बनेगी इस बात की चर्चाएं लगातार चल रही है। कारण यह है कि केरल के अंदर इसी साल 2026 में 2 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं और केरल चुनाव को लेकर यूडीएफ गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की जीत की संभावनाएं काफी ज्यादा है। दोस्तों आपको बता दें कि केरल में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले यूडीएफ एक तरफा जीत हासिल कर रहा है। ऐसा कोई और नहीं बल्कि एक बड़ी संस्थान पोल ट्रैकर ने बोला है, यानी कोई छोटी मोटी संस्थान नहीं, बड़ी संस्थान पोल ट्रैकर ने बोला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तकरीबन 12 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में सर्वे कराया केरल के विधानसभा चुनाव को लेकर और तकरीबन 23,800 लोगों से इस बारे में बातचीत की गई, केरल के लोगों से बातचीत की गई। तो उन्होंने बताया कि इस बार वो चाहते हैं कि यूडीएफ यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार बने और 89 से लेकर 96 सीटें यूडीएफ को मिलने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को 0 से 2 सीटें और एलडीएफ गठबंधन को 43 से 49 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यूडीएफ गठबंधन इस बार एक तरफा एक बड़ी जीत हासिल कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि यूडीएफ गठबंधन भारत के अंदर एक इतिहास बनाता हुआ नजर आएगा और केरल में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की वापसी से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर एक पॉजिटिव रवैया है दोस्तों, और धीरे धीरे आने वाले अलग अलग चुनावों में उत्तर भारत के अंदर भी इसी तरीके का माहौल नजर आएगा। आपकी क्या राय है? एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था दोस्तों, उसको 0 से 2 सीटें केवल मिल रही है और 2 सीटें मिलेगी, इसकी संभावना भी काफी कम है। मैक्सिमम अगर फिर भी एनडीए गठबंधन जीता है तो 2 सीटों पर उनके जीतने की संभावना है। अगर आप भी मानते हैं कि तमाम तरीके की कोशिशों के बावजूद अगर केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आम जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति केरल के लोगों के गले नहीं उतरती दोस्तों। उनको समझ में आ गया है कि बीजेपी केरल के अंदर भी उसी तरीके की राजनीति करेगी जो उत्तर भारत के अंदर करती है और आप लोग जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति के कारण कितना नुकसान देश को होता है और इसीलिए केरल के अंदर बीजेपी के तमाम प्रयास के बावजूद, नरेंद्र मोदी के गुणगान गाने के बावजूद आम जनता बीजेपी के साथ बिल्कुल भी खड़ी नजर नहीं आती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें सुप्रिया श्रीनेट कहती है कि इतनी रंगी पुती छवि बनाई गई और 56 इंच की छाती का ढिंडोरा पीटा गया, स्ट्रॉन्ग मैन का स्वांग रचा गया, गुब्बारे में गैस भरी गई और 3 महिला सांसदों ने गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी, फुस कर दिया। अरे आप तो वॉर रुकवाते थे, चीन को लाल आंख दिखाते थे, शी जिनपिंग पुतिन अमेरिका आपसे कांपते थे, ट्रंप आपसे कांपते थे, लेकिन आज 3 महिला सांसदों से आप डर गए नरेंद्र मोदी। इस बेवकूफी की चलाई स्टोरी से आपने अपना ही मजाक खुद का खुद से बनवा लिया है और ये बयान कोई और नहीं सुप्रिया श्रीनेट दे रही है दोस्तों। जिस मामले को लेकर वो बयान दे रही है आप लोग जानते ही है। नरेंद्र मोदी की सरकार अब स्पीकर को आगे करके अपने आप का बचाव कर रही है कि नरेंद्र मोदी डरे नहीं थे। नरेंद्र मोदी को स्पीकर ने बोला था, उनको लग रहा था कि कुछ उल्टा हो सकता है और इसीलिए नरेंद्र मोदी को बोला गया कि कृपया करके वो ना जाए। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बैठक में यह फैसला हुआ है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के कई नेता चाहते थे कि कांग्रेस और लेफ्ट आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़े, लेकिन पश्चिम बंगाल में गठबंधन करके लड़ते तो केरल में लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस के लड़ने से बीजेपी आदि को हमला का मौका मिल जाता। केरल में लेफ्ट सरकार से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करने वाले वोटर को भी बड़ा झटका लगा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सूझबूझ के साथ में शानदार फैसला किया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण टलने पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस के सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया था, इस वजह से मैंने उन्हें कहा कि आप लोकसभा में नहीं आइए क्योंकि हो सकता है कि कुछ उल्टा करने की तैयारी चल रही हो। देश ने देखा कि कल जो सदन में हुआ, सबने देखा कि कैसे सांसदों ने सदन के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ जाने की कोशिश की। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था। ओम बिरला के इस बयान पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। सदन की कार्रवाई स्थगित होने से पहले लोग
लोकसभा स्पीकर ने गुरुवार को शाम को दावा किया कि ये काले धब्बे की तरह जो पूरी हरकतें की गई उसका विरोध किया जाना चाहिए, या प्रत्याशित घटना थी, यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ एक साजिश रची गई दोस्तों। और उसके बाद ओम बिरला के चैम्बर में जाकर भी सांसदों ने विरोध किया। तो इस बात को लेकर ओम बिरला काफी ज्यादा सिंपैथी बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं ओम बिरला को तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कि मोदी जी सच्चाई से ऐसे डरे, झूठ की शरण यहां तक उन्होंने ले ली। खैर, जो उचित समझा वही किया। राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के अंदर क्या विधानसभा का चुनाव वापस से कराया जाएगा, इसकी चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चुनौती पेश की है दोस्तों। और प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव के दौरान अवैध प्रक्रिया को चुनौती देते हुए प्रदेश के अंदर नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की है। आचार संहिता के दौरान भी भर भर कर 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में भेजे जाने का विरोध करते हुए कहा कि हम लोग चाहते हैं कि दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए। 10-10 हजार रुपए भेजे जाने से पूरा का पूरा चुनाव प्रभावित हो गया और लाभार्थियों ने पूरे चुनाव में बीजेपी एनडीए गठबंधन को वोट दे दिया, क्योंकि उनको बीजेपी सरकार के द्वारा सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके रिश्वत दिया गया। और जितने भी लोग, खासकर जो विपक्ष के लोग चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों, उन लोगों के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ा गया। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल इस पर चर्चा होनी चाहिए और चुनाव दोबारा से कराए जाने पर विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कराना भारत के संविधान की संस्थानों का, यानी संवैधानिक संस्थानों की जिम्मेदारी है, जिसमें चुनाव आयोग सबसे बड़ी संस्थान है। ऐसे में आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट के अंदर मामला दर्ज करवाया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर विवाद जारी है दोस्तों। 5 फरवरी यानी बीते दिन राज्य विधानसभा में एक अहम प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लोगों में फैले डर और मानसिक दबाव पर गंभीर सवाल उठाए गए दोस्तों। प्रस्ताव में दावा किया गया कि इसी डर और असुरक्षा की वजह से अब तक 107 लोगों की मौत हो चुकी है। यह दावा सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है दोस्तों। नियम 169 के तहत पेश हुए प्रस्ताव में यह बात कही गई है। पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने विधानसभा में नियम 169 के तहत ये बातें रखी है। प्रस्ताव में कहा गया कि चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के नाम पर राज्य के अंदर भय का वातावरण बन गया है। राज्य सरकार का आरोप है कि बड़ी संख्या में लोग इस आशंका से परेशान हैं कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से ना हटा दिया जाए। इसी चिंताओं ने इनका मानसिक स्थिति खराब कर डाला है और मानसिक दबाव और आत्महत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। 107 लोगों की मौत का ये पूरा मामला है दोस्तों। एसआईआर के डर से 107 लोगों के मौत के दावे पर बंगाल विधानसभा में पश्चिम बंगाल सरकार ने जो प्रस्ताव पास किया है, कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव हो सकता है कि अब कोर्ट के अंदर भी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कोर्ट को बताया जाए कि विधानसभा के अंदर पूरी रिपोर्ट है, बताया गया है कि कैसे लोग एसआईआर के कारण, मानसिक दबाव के कारण अपनी जान दे रहे हैं। अब दोस्तों पूरे मामले पर 8 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इसका इंतजार करने के लिए एक दिन और रुकना पड़ेगा, यानी कल और इंतजार करना पड़ेगा। परसों फिर इस बारे में चर्चा होगी तो पता चलेगा कि आखिर चुनाव आयोग को लेकर क्या कोई बड़ा कड़ा आदेश जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक भूमिका से हटकर काम कर रहा है, वो बीजेपी का एक राजनीतिक विंग बनता जा रहा है। एसटी हसन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक भूमिका से हटकर काम कर रहा है और वो बीजेपी का एक राजनीतिक विंग बनता जा रहा है। एसटी हसन ने आईएनएस से कहा कि ममता बनर्जी को यह कहना चाहिए कि चुनाव आयोग बीजेपी का एक विंग बन गया है, बजाय इसके कि चुनाव आयोग की व्हाट्सएप आयोग बनकर रह गया है। बता दें कि ममता बनर्जी ने बुधवार को चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन कहकर संबोधित किया था और निशाना साधा था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पीएल वराले की पीठ ने कहा कि वांगचुक के स्वास्थ्य रिपोर्ट ठीक नहीं है और केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि हमें विचार करना चाहिए, केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर विचार करना चाहिए कि क्या उनको हिरासत से छोड़ा जाता है। इसके पीछे 2 बड़े तर्क दिए गए। एक तो जो आर्ग्यूमेंट है कि उनको 4 से 5 महीने से जेल में रखा गया है और 5 महीने अगर किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाता है तो फिर
फिर उसको जेल से छोड़े जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। इतने दिनों तक किसी एक व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता। और दूसरा ये है कि उनका स्वास्थ्य भी खराब है। कुछ दिन पहले उनको एम्स हॉस्पिटल भी लेकर गए थे दोस्तों, और वापस से लाकर फिर जेल में बंद कर दिया गया। इसी बात को लेकर कोर्ट की ओर से बोला गया है सॉलिसिटर जनरल के जगह पर आने वाले, यानी सॉलिसिटर जनरल की जगह पर सरकार का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज को की सरकार से बोलिए कि इस पर विचार करे। अब देखना यह होगा कि सरकारी वकील को कोर्ट ने बोला तो है, अब देखते हैं आगे क्या होता है इस पूरे मामले पर। क्या सरकार इस पर चर्चा करती है, विचार करती है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें अहमदाबाद के अंदर मोटेरा के अंदर स्थित आसाराम का मुख्य आश्रम अब कानूनी विवादों में आ गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की आश्रम की जमीन को राज्य सरकार के कब्जे में लेने और आश्रम में बने अवैध निर्माण को हटाने की मंजूरी दे दी है। इस आश्रम की जगह अब 2030 में यानी जो कॉमनवेल्थ का गेम होने जा रहा है उसके लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेंगे। वर्तमान में इस जमीन की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस वैभवी नानावटी ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को जमीन वापस लेने की अनुमति दी है। दोस्तों कोर्ट ने अपने आदेश में आश्रम के विकास परियोजना की जरूरतों और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए सरकारी कार्रवाई उचित है। इस मामले के बाद अहमदाबाद नगर निगम यानी एएमसी अब इस पूरे मामले पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए कार्रवाई करने वाला है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि आसाराम को जेल के सलाखों के पीछे वापस से भेजना चाहिए, अगर बीजेपी की सरकार वाकई देश के अंदर कानून की स्थापना करना चाहती है तो आसाराम को जेल से बाहर रखकर अगर आश्रम तोड़ भी दिया जाएगा तब भी आसाराम तो जेल से बाहर रहेगा और फिर दोबारा इस तरीके के आश्रम बन जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें तमिलनाडु में कृषि मंत्री एमआर के पलानीस्वामी ने कहा कि उत्तर भारत से आए लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती। वे तमिलनाडु जाकर टेबल साफ करते हैं, मजदूरी करने या पानी पूरी बेचने जैसे काम करते हैं। पलानीस्वामी ने बुधवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यह बात कही है। उन्होंने तमिलनाडु को 2 भाषा नीति यानी तमिल और अंग्रेजी की वजह से हमारे बच्चे अमेरिका, लंदन जैसी जगह पर जाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टी डीएमके नेता के इस बयान का विरोध कर रही है। तमिलनाडु बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पलानीस्वामी के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि यह केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बल्कि एक पैटर्न बन चुका है। उन्होंने कहा कि डीएमके के कई नेता प्रवासी मजदूरों का, विशेषकर उत्तर भारतीय या हिंदी बोलने वालों का बार बार मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे में जब तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है तो इस तरीके के बयान गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों डीएमके के नेता के बयान को लेकर ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में होती है कि डीएमके वाले तमिलनाडु की राजनीति करने के चक्कर में उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी और जो उत्तर भारत की सहयोगी पार्टी है उनका बंटाधार करवा देते हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर की पार्टी है तो उनको पूरे देश को साथ में लेकर चलना पड़ता है, लेकिन डीएमके हर जगह पर हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ टिप्पणी करती रहती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इस बार तमिलनाडु के अंदर गठबंधन को लेकर विचार करना चाहिए। दोस्तों अब मौका है तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी खुद फुल फ्लेज मैदान में उतरे और किसी पार्टी के भरोसे रहकर ज्यादा दिन राजनीति कर नहीं सकते, ये बात भी समझनी पड़ेगी। आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर 21 से लेकर 40 साल की उम्र के बेरोजगारों को 1500 रुपए सरकार देगी। यानी पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई है दोस्तों जिसे आने वाले चुनाव को साधा जाएगा। 21 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए यह पॉलिसी है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंस के अंदर 4% की बढ़ोतरी की है। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 500 रुपए बढ़ाए गए हैं। इसमें अभी तक सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए मिलता था, SC/ST महिलाओं को 1200 रुपए मिलता था, जो 500 रुपए और बढ़ा दिया गया है, यानी 1500 और 1700 रुपए दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार गुरुवार को राज्य विधानसभा में 2026-27 का वित्त वर्ष का बजट पेश कर रही थी। 4 लाख करोड़ के आसपास का बजट था। दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर जो पॉलिसी लेकर आई गई थी बीजेपी सरकार के द्वारा, उसके बाद चुनाव को एक तरफा स्वीप किया गया था, उसी तरीके की नीति पर यानी जनता को जमकर पैसा बांटकर चुनाव को एक तरफा शिफ्ट करने की कोशिश चल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट तो दोस्तों, जहां पर जूस पीकर अनशन तोड़ा, कुछ देर के बाद फिर बैठे, ऑर्डर अधूरा है। पूरे राजस्थान के खेजड़ी काटन पर रोक लगेगी तभी आंदोलन खत्म होगा। दरअसल बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन चौथे दिन मंत्री के बिश्नोई ने अनशन पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया, लेकिन क्योंकि आदेश जो आया है वो अधूरा है तो इस पर कहा गया कि जब तक पूरा आदेश नहीं आएगा अनशन जारी रहेगा और अनशन को वापस से शुरू कर दिया गया। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर नौकरी के बदले दुष्कर्म के मामले को लेकर बीजेपी के सांसद का पीए पकड़ा गया है। दोस्तों कारोबारी और सरकारी कर्मचारी भी इस पूरे कांड में शामिल है। ये पूरी घटना छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के नेता इस तरीके कांड में पकड़े जाते हैं दोस्तों और गोदी मीडिया में सन्नाटा नजर आता है, लेकिन एक बात है कि बीजेपी की सरकार जो पहले बोला करती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका क्या हासिल हो रखा है आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अनिल अंबानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा
आदेश जारी किया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी एडीएजी ग्रुप से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के बैंकों में किए गए धोखाधड़ी के मामले को लेकर नाराजगी जताई है। दोस्तों कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा है कि बिना देरी किए हुए इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये कहीं भागे नहीं, यानी किसी और देश में जाने की कोशिश ना कर पाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और 3 और जज उनके साथ में मौजूद थे। दोस्तों पंचोली की बेंच ने पूरे मामले पर सीबीआई और ईडी से 4 हफ्ते में ताजा रिपोर्ट तलब करने के लिए बोला है और कहा गया है कि ये रिकॉर्ड किया जाए कि अनिल अंबानी उनकी पूर्ण अनुमति के बिना यानी बिना पूछे ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियों से बिना पूछे कहीं बाहर ना जाए। असल में याचिकाकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस शर्मा ने अनिल के देश छोड़ने की आशंका जताई है। दोस्तों सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी ने अपने वकील मुकुल रोहतगी के जरिए कोर्ट को आश्वासन दिया है कि कोर्ट की अनुमति के बिना वो देश नहीं छोड़ेंगे। यानी मुकुल रोहतगी जो देश के अटॉर्नी जनरल है दोस्तों, यानी भारत सरकार का पक्ष रखते हैं कोर्ट के अंदर, वही वकील बनकर यहाँ पर अनिल अंबानी को डिफेंड कर रहे हैं। और ऐसे में तमाम तरीके के सवाल उठते हैं अनिल अंबानी से जुड़े हुए अलग अलग संस्थानों को लेकर दोस्तों, और जिसमें भ्रष्टाचार के इतने मामले सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाने की भी कई बार कोशिश की गई। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ में। दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में 2 स्थानों पर खालिस्तान समर्थित नारे लगाए गए थे दोस्तों, और उससे जुड़े 2 सदस्यों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान एम्बुलेंस के चालक बलजिंदर और उनके साथी रोहित उर्फ कीर्त के रूप में की गई है। पुलिस के आरोप के अनुसार दोनों कथित तौर पर कनाडा में स्थित एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत पन्नू के इशारे पर काम कर रहे थे, और पुलिस ने बताया कि पन्नू ने इन दोनों को 26 जनवरी से कुछ दिन पहले सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए शहर में अशांति फैलाने के लिए एक नोट दिया था और कहा था कि उसके आधार पर काम करो। 2 लाख रुपए का वादा किया गया था कि अगर इस तरीके की हरकतें करोगे तो तुम्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आरोप लगाया गया कि गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली में 2 अलग अलग स्थानों पर खालिस्तान समर्थित नारे लिखे गए थे। अधिकारियों ने बताया कि जांच में पता चला कि साजिश कथित तौर पर कनाडा में रची गई थी, जिसको यहाँ पर 2 लोगों ने एग्जीक्यूट किया। अब इन दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से आगे भी सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद।